12 चैप्टर के लघुत्तरी प्रश्न यहाँ शुरू करेंगे हम। तो संविधान का क्या महत्व है, ये पहला प्रश्न है इसमें। अब संविधान का महत्व समझने के लिए, संविधान का महत्व, किसी देश का संविधान उस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। बुनियादी यानी शुरुआती ढांचा कि उस देश में राजनीति कैसे चलेगी, शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। ठीक है। संविधान के सभी अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग है। इनकी रचना कैसे की जाएगी, इनको क्या शक्तियां दी जाएंगी, कार्य क्या करेंगे और दायित्वों का बंटवारा इनके मध्य किस प्रकार से किया जाएगा, इसका उल्लेख किया जाता है संविधान में। अगर ये उल्लेख नहीं किया जाए तो ये अपनी मनमानियां करने लगेंगे, लेकिन इनको कार्य भी करना है। और कार्य किसके अनुसार करना है, संविधान में लिखे अनुसार कार्य करना है। ये सबसे बड़ा महत्व है संविधान का। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है। अब शासन और नागरिक, इनके बीच में किस प्रकार के संबंध रहेंगे, शासन का क्या कर्तव्य रहेगा, देश के प्रति नागरिक का क्या कर्तव्य रहेगा, इसका निर्धारण भी कौन करता है, भारत का संविधान करता है। इसलिए किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा हो, उसके संविधान में शासन के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके अंगों की रचना कैसे होगी, शक्तियां क्या रहेगी, कौन कौन से कार्य करेंगे, इन सब का उल्लेख संविधान में किया गया है। इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगली बात, संविधान देश के आदर्श को भी प्रकट करता है। यानी कोई देश है, कौन से आदर्श उस देश में पाए जाते हैं, उनको प्रकट करने का काम भी संविधान करता है। जनता जो है उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति कैसी है, कौन से कार्य करते हैं, समाज कैसा है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, रोजगार से संबंधित कौन से कार्य वो करते हैं, आस्था किस में रखते हैं, वो अपने देश में रखते हैं कि ईश्वर में रखते हैं, जिसमें भी रखते होंगे, उनकी आकांक्षा और इच्छाएं क्या है, इन सब बातों का समावेश संविधान में किया गया है। इसलिए संविधान का बहुत ही अधिक महत्व है। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो संविधान सभा का परिचय। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और उसने किस तरह से कार्य किए, संविधान सभा का परिचय दीजिए। ठीक है। तो अब देखते हैं हम संविधान सभा। वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। अब कोई भी देश है जो संविधान का निर्माण करना चाहता है, निर्माण के पहले उसे एक समिति बनाना पड़ेगी, एक सभा का आयोजन करना पड़ेगा जिसे संविधान के निर्माण का कार्य सौंपा जाएगा। वह संविधान सभा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है। संविधान सभा किसे कहते हैं, तो वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अपने देश की, भारत की। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया था। यानी जो देश को आज़ाद करवाने के लिए, स्वतंत्र करवाने के लिए लोग लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके और जो ब्रिटिश शासन था उनके बीच में समझौता हुआ और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का गठन किया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई और इसका अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, 9 दिसंबर के बाद में, तो स्थायी अध्यक्ष इसका बना दिया गया 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कार्य अवधि में हमारा जो संविधान बनने में जो समय लगा वो कितना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसमें लगा। 11 अधिवेशन हुए और 166 बैठकें हुई इसको बनाने के लिए। कितने अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन, और बैठकें कितनी हुई, 166 बैठकें। ठीक है। इस तरह से हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के सदस्य के नाम बताना है। यानी मध्य प्रदेश से संविधान सभा के कौन कौन से सदस्य जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया। तो तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत राज्य समूह, ये इतने भागों में हमारा मध्य प्रदेश बंटा हुआ था, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं रीवा। इनमें से जो सदस्य बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, तो उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री भी बने मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद में,
दूसरे सेठ गोविंदास, तीसरे डॉक्टर हरि सिंह गौर, चौथे हरि विष्णु कामत। ये 4 लोग थे जो संविधान सभा में सदस्य बने थे और मध्य प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह हमें समझना है, उनसे क्या अभिप्राय है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के चौथे भाग में, यानी जो चौथा भाग है उसके क वाले भाग में भारतीय नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। और आयरलैंड के, कौन सा देश? आयरलैंड, वहाँ के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में इनको लाया गया है। आई बात समझ में? तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। भारतीय संविधान में 22 भाग है, उसमें जो चौथा भाग है, चौथे भाग के क वाले भाग में शासन का संचालन करने के लिए, शासन कैसे चलाया जाए, इसके लिए कुछ नीतियां निर्धारित की गई है, जिसे नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है। यह तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यानी आधुनिक भारत में जो प्रजातांत्रिक देश है हमारा, उसमें राजनीति कैसी होगी, समाज कैसा होगा, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसके लिए समय समय पर कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जिसको दिशा प्रस्तुत करते हैं। ये कौन? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते, किंतु ये तत्व किसी देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमें लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं भारत को। लोक कल्याण कैसा? जिसमें सब लोगों को समान समझा जाएगा, सब प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी, रोजगार हो, धर्म हो, लिंग हो, जाति हो, प्रदेश हो, भाषा हो, वेशभूषा हो, इनके आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना गरीब और अमीर की खाई इसमें नहीं होगी। ये हमें निर्देश देते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो आई बात समझ में? शासन का संचालन करने के लिए जो मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन संविधान के चौथे भाग में किए गए हैं उसे ही नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। अगला है, संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? भारत की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों और विचारों का समावेश किया है। जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या मिला है? एक तो क्या लक्ष्य होंगे, क्या मूल्य होंगे, और कौन कौन से विचार के आधार पर हमारा देश चलेगा, किन विचारों पर चलेगा। ये भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें इनको सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मनोभावना और संकल्प का प्रतीक है और इसे भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान की आत्मा या कुंजी, चाबी जिससे खुलता है। अगर प्रस्तावना हमने जान ली तो हो सकता है हम संपूर्ण संविधान को जान सकते हैं। प्रस्तावना के आरंभिक शब्दों में ही ये भाव निहित है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से हुआ है। वह अंतिम सत्ता जनता में निहित है। किसकी इच्छा थी संविधान निर्माण करने की? तो जनता की थी। ये बात प्रस्तावना में लिखी हुई है। और अंतिम जो शक्ति है वो किसके हाथ में रहेगी सदैव इस देश की? तो वो भी जनता के हाथों में रहेगी। प्रस्तावना में संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी किसी भारी शक्ति का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। अपनी नीतियाँ, अपने कार्यक्रम भारत खुद तय करेगा। दूसरा, इसमें कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर की सरकार, बाहर की शक्ति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य भी घोषित कर दिया गया है। समाजवादी ढांचे पर निर्धारित रहेगा हमारा भारत, और पंथ निरपेक्षता यानी धर्म, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकेगा। राज्य का कोई धर्म नहीं रहेगा, राज्य सब धर्मों की रक्षा करेगा। अपनी
दृष्टि में सबको समान मानेगा राज्य। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना केवल राज्य का ही नहीं वरन प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। ये बात भी प्रस्तावना में लिखी गई है। राज्य, सरकार, शासन यही हमारे देश की रक्षा नहीं करेंगे बल्कि जब आवश्यकता लगेगी तो इसकी रक्षा प्रत्येक नागरिक को करना पड़ेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा इसमें बचा है, समाजवादी राज्य का क्या आशय है, ये और हम जान लेते हैं। समाजवादी राज्य किसे कहते हैं? समाजवादी राज्य से आशय है कि भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे, समता यानी सबको एक समान समझा जाएगा। गरीब, अमीर, ऊंच नीच, जाति, पंथ, रंग, रूप, स्त्री, पुरुष, भाषा, राज्य, रीति रिवाज, किसी भी आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी समतावादी ढांचे पर हमारा समाज आधारित रहेगा। प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। ठीक है। पंथ निरपेक्ष, संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका आशय क्या है कि सभी राज्य पंथों की समान रूप से रक्षा करेंगे। पंथ यानी धर्म, स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं अपनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू पूरे राज्य का धर्म हो गया, मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम धर्म हो गया। सब धर्मों को एक दृष्टि से देखेगा राज्य और आवश्यकता पड़ने पर सबकी रक्षा भी करेगा और किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में विश्वास करने, उसमें उपासना करने, किसी भी देवी देवता की पूजा करने आदि सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। ठीक है, बाकी दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है वो कल करेंगे हम।